कॉमरेड इंद्रजीत और कर्नल साहब दोनों के से तमाम डायमेंशन चौधरी छोटू राम के कार्यों को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के सुने। उसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत मुझे तो लगता है कि ज़रूरत है। कुछ बातें जो प्रोफेसर हरी सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने छोटू राम से हमारी दोस्ती कराई। तो हम तो जानते नहीं थे छोटू राम क्या नाम है और क्या उनका काम है। तो यूपी के रहने वाले थे, हरियाणा एक ऑर्डर था, यहाँ पे नौकरी शुरू कर दी। और नौकरी जो आदमी करता है, अफसरी करता है, वो थोड़ा वैसे ही कटा रहता है पब्लिक से। तो छोटू राम से दोस्ती कहाँ होती। लेकिन 86 में मुझे याद पड़ता है, मैं रोहतक में एसपी लगा, तब झज्जर रोहतक का हिस्सा होता था 86 में। तो ये प्रोफेसर हरी सिंह आए एक दिन और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे जो है तो पत्रिका निकालते थे किसान मसीहा नाम से, और बड़े उस समय भी मेरे ख्याल में उनकी उम्र काफ़ी थी, क्योंकि मैंने जब भी देखा उन्हें वैसे ही थे वो, उसी उम्र में देखा। सही बात तो ये शुरू से मैंने उन्हें जवान तो कभी देखा नहीं और बूढ़ा होते कभी देखा नहीं। आप सबने देखा ही होगा कितनी एनर्जी होती थी उनके अंदर। जैसे बता रहे थे वो चलते थे तो उस ज़माने में हम भी उनके साथ तो नहीं चल पाते थे, सही बात है ये। और एनर्जी इतनी, थॉट इतने तेज़ चलते थे कि बोलने से पहले वो लिखना शुरू कर देते थे। कागज़ सामने रखा रहता था, बोलते बोलते कुछ तो बोले जा रहे हैं, कुछ लिखे जा रहे हैं, और बोलने के बाद वो कागज़ पकड़ा देते थे जाते जाते। उसमें उनके सारे विचार जो है, ताकि आप उसको आराम से पढ़िए और मनन कीजिए वगैरह होता था। तो फिर धीरे धीरे जब वो बातें करने लगे और बताने लगे तो दिलचस्पी पैदा हुई चौधरी छोटू राम में, और मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते फिर मैंने कहा कि ये चीज़ें तो आप कहते रहते हैं, इसको कितने लोग सुनते हैं और कितने लोग जो है इसको अमल करते हैं और कितने अपने पास रिटेन कर पाते हैं। तो क्यों ना इसकी एक किताब बना दी जाए, छोटू राम से दोस्ती, साहित्य से दोस्ती जैसा एक मुहिम शुरू किया था। और फिर वो प्रेमचंद से दोस्ती और भगत सिंह की दोस्ती चल रही थी, तो उन्होंने कहा छोटू राम से दोस्ती बनाई जाए, ताकि गाँव में जब हम बात करते हैं तो लोग उनको सुनना चाहते हैं। नाम तो सबने सुना ही हुआ है, लेकिन वो कहते क्या थे शायद ये बातें पता नहीं होती। तो इस पर वो, हेलो आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही, अच्छा खैर। तो इस पर वो सहमत हुए और उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें तो मेरे सामने ही हैं। और वो अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी जानते थे, उर्दू तो खैर बहुत अच्छी जानते ही थे। और उन्होंने कुछ तमाम जो है वो आर्टिकल्स और तमाम चीज़ें मेरे सामने रखी, और फिर हम उनसे डिस्कस करते गए और हमने उसमें से कुछ चीज़ें छाँटी। ये जो किताब है छोटू राम से दोस्ती तरह दिखा दीजिए जी। इस किताब की शक्ल में वो आर्टिकल्स जो है फिर वो छापे गए। इस किताब में आप पाएंगे कि इसके दो भाग हैं। इसमें मुख्य जो जोड़ था उनका वो यही था कि साहब आप वक्ताओं ने बताया भी अपनी पहचान हुई। आज क्या है कि दुश्मनी छोटू राम बन करके उनके कैंप में उधर बैठा हुआ है। पूरा कैंप जो है दुश्मनी चला रहा है और कह रहा है कि वो जो टॉलस्टॉय का बड़ी मुश्किल से छांट करके निकाला था, मुझे याद है बहुत दिन लगे थे वो उदाहरण छांटने में। टॉलस्टॉय का कौन सा उदाहरण जो बिल्कुल सही बैठता है इनकी छाती पे बैठने वाला, वो छाती पे बैठे ही लोग हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। असली दुश्मन तो साथ ही बैठा हुआ है, वही जो है उसको घुमाता है फिराता है, उससे स्टेटमेंट दिलाता है, उससे वोट दिलाता है, सारी चीज़ें करता है। और वो दुश्मन को पहचानने वाली जो सीढ़ी है वो उस पर लगातार फेल होना पड़ रहा है। और उसके बाद बोलने की बात तो उसके बाद में आएगी ना, दुश्मन को पहचानोगे वरना बोलोगे कैसे। तो प्रोफेसर हरी सिंह ने दोस्ती कराई और ये किताब बनी, और सारी ज़िंदगी मुझसे मिलते रहे। प्रोफेसर साहब जब भी एक्टिव थे, आखिरी के शायद कुछ महीने इनएक्टिव हुए होंगे, एक महीना एक्टिव रहे। मुझे याद है जब उनके आखिरी 2-3 दिन थे, तब भी मैं एक बार घर गया था उनके, और उनसे आखिरी मुलाकात भी की थी मैंने। और उनके अंत्येष्टि में भी मैंने हिस्सा लिया था, इसी गाँव में हुई थी। मैं द्वारका रहता था, हाँ उस ज़माने में द्वारका रहता था। तो बहुत सी अब चीज़ें हैं जो मतलब ऐसे बैठो तो याद आती हैं, कहते जाओ वगैरह वगैरह। और ये भूखी बोलिया तो जब वो मुझसे पहली बार मिले थे तो ये अभी इनकी नौकरी वगैरह शायद शुरू नहीं हुई थी, या कोई कच्ची नौकरी करते थे ये कहीं। हाँ कच्ची सी नौकरी करते थे। वो हमेशा कहते थे कि मेरा ये बेटा जो है बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है और बड़ा आर्टिस्ट है, और वास्तव में बड़े आर्टिस्ट है।
छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं तो कोई इनको कहता हूँ कि तुम इतने बड़े कलाकार हो, लेकिन काम भी तो कोई बड़ा करो ना। तो आप देखो ये एक काम बड़ा तो शुरू किया है, और ये काम कैसे सिरे चढ़ता है ये देखने वाली बात है। जिसको इन्होंने प्रोफेसर हरि सिंह शोध केंद्र की बात की है, लेकिन इनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि आज खाली हमको प्रोफेसर हरि सिंह को और छोटे राम को याद करना है। खाली याद करने का कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये कि हम याद क्यों कर रहे हैं और उससे हम क्या करना चाहते हैं। शोध केंद्र भी उसी दिशा में एक कदम है, जिसे समझना ही चाहिए। और क्या चीज़ें कार्यभार हम ले सकते हैं, एक तो 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ जो उनके छोटे राम को अध्ययन करते हुए जो मेरी समझ में आई। पहली बात तो वो किसान को हमेशा एक वर्ग के रूप में संबोधित करते थे। वर्ग जो है वो मार्क्सिस्ट भाषा है। कोई वर्ग के रूप में देखने की जो दृष्टि है वो कोई लोगों को वर्ग के रूप में देखने की दृष्टि जो है वो मार्क्सवाद की देन है। और वो हमेशा किसान को एक वर्ग के रूप में कहते थे। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ इस किताब में तो नहीं, लेकिन एक दूसरी किताब जो बाद में दीपचंद निर्मोही जी ने लिखी, उनकी छोटूराम की क्रांति यात्रा नाम से, उनके जीवन के लिए आम सामान्य लोगों के लिए लिखी थी। उसमें फिर मैंने एक पेज इंट्रोडक्शन लिखा था, उसमें उस वर्ग की बात को स्पेसिफाई किया हुआ है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि वो किसान दीपचंद निर्मोही ने लिखी है। ओके, चलो लेकिन अच्छा पे ओके, लेकर आया लोगों के लिए जो सामान्य लोग। हेलो, तो ये प्रोफेसर गुड़िया के हाथ में जाके ठीक होता है इसलिए ये होना बहुत जरूरी है आपका। तो जैसे मैं कह रहा था कि एक चीज़ तो मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार किसान को एक वर्ग के रूप में देखा। कोई भी जो किसान को जाट के रूप में देखता है, या रोड के रूप में, या गुजर के रूप में, या सैनिक के रूप में देखता है, तो वो जो है कम से कम छोटू राम का दोस्त नहीं है। बाकी बात नहीं कर रहा है छोटू राम। दूसरी चीज़ उन्होंने बड़ी सही बात कही है, अभी मुझे ध्यान आया जब गुड़िया जी बोल रहे थे कि भाई रोजगार की बात, तो बड़ी मतलब देखो कितनी सटीक बात कहते हैं वो। इन्हीं लेखों में है, किसी लेख में, अब मुझे तो बहुत दिन हो गए लेखों को पढ़े हुए, जिसमें वो कहते हैं कि साहब आप जो ये क्राइटेरिया बनाते हो, नौकरियां देते हो, शहरी लोगों को सारी नौकरियां ले जाते हैं, वो क्यों ले जाते हैं? वो इसलिए ले जाते हैं क्योंकि आपने क्राइटेरिया ही ऐसे बनाए हुए हैं कि शहरी आदमी को नौकरी मिलेगी। अब उसको मैं पढ़ने के बाद मैं सोचने लगा कि यार बात तो सही है। और हमने IPS की परीक्षा पास की और लॉ के पेपर लिए थे। लॉ के पेपर पढ़ लिख करके और कुछ जनरल नॉलेज और कुछ अंग्रेजी लिख करके हम पास हो गए और IPS बन गए। अगर मान लो परीक्षा ये होती कि आपको 50 किलोमीटर दौड़ना है, तो सबसे ज़्यादा दौड़ेगा वो IPS बनेगा, तो हम थोड़ी आते तो कोई गाँव का आदमी आता। तो अगर क्राइटेरिया बदल दो तो मेरिट लिस्ट बदल जाती है। ये बात छोटू राम ने कही है। इसीलिए ये आपके हमारे बच्चे अगर नहीं आते नौकरियों में, तो इसीलिए तो नहीं आते क्योंकि आपने क्राइटेरिया अपने हिसाब से लगाया हुआ है। लेकिन उस बात को भी हमें कर लेना चाहिए कि सोल्यूशन की बात प्रोफेसर गुड़िया ने कही थी, और उन्होंने थोड़ा जिक्र भी किया था कि भाई एनिमल किंगडम में कहीं भी बेरोजगार नहीं है। कोई भी एनिमल किंगडम में कोई बेरोजगार नहीं है। क्योंकि जो गली का कुत्ता है वो भी बेरोजगार तो नहीं है ना। और हम में सब में जिन्होंने ज़माना देखा हुआ है ना, उनको ध्यान होगा कि गांव में बेरोजगारी नहीं हुआ करती है। गांव में गरीबी तो होती थी लेकिन बेरोजगारी नहीं होती थी। भाई हमारे भी जो गांव थे पूरी उत्तर प्रदेश के, बहुत ही गरीब लोग होते थे वहाँ पे। किसान भी गरीब होता था। जो किसान अच्छा खासा खाने पीने वाला होता था उसको जमींदार कहते थे, और बाकी किसान को गरीबी किसान होता था। तो प्रेमचंद वाला किसान था 125 गेहूँ वाला, जिसने कर्जे ले लिए और लगातार काम किए जा रहा है। तो
रोज़गार अगर एनिमल किंगडम में कहीं नहीं है और मनुष्य में ही खाली रोज़गार है तो उसकी कोई वजह होगी ना। इसका मतलब जो एनिमल किंगडम की व्यवस्था है वो रोज़गार के साथ है और जो मनुष्य ने व्यवस्था बनाई है वो बेरोज़गारी के साथ है। तो मनुष्य की व्यवस्था से ही बेरोज़गारी पैदा हो रही है और मनुष्य की व्यवस्था से ही बेरोज़गारी जा सकती है। अब हमें वो मॉडल देखने चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं, मौजूद हैं, जहाँ की बेरोज़गारी का टैकल किया गया है। ऐसे कई समाज हैं जहाँ बेरोज़गारी को बड़ा अच्छी तरीके से टैकल किया गया है। और मैं एक छोटी सी बात इसलिए यहाँ पे कहना चाहता हूँ क्योंकि समस्या हो गई है, ये प्रश्न या इशू उठाया गया है और इसको छोटू राम ने भी एड्रेस किया है। उन्होंने उस रूप में तो नहीं कहा जैसे मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ भाव ऐसा ही है क्योंकि उन्होंने एक समाज की बात की है। उन्होंने किसान को एक वर्ग के रूप में देखा है और गाँव को एक समाज के रूप में देखा है। अगर जैसे ही आप इस चीज़ को समझिए कि समाज के अंदर बेरोज़गारी नहीं होती, गरीबी तो थी लेकिन बेरोज़गारी नहीं थी, कोई आदमी नहीं था जो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ। उसकी वजह क्या थी? वजह क्या थी कि रोज़गार जो है दो तरीके के, एक तो इंडिपेंडेंट रोज़गार है, दूसरा इंटरडिपेंडेंट रोज़गार। क्या है? इंडिपेंडेंट रोज़गार है कि आपने लॉ कॉलेज बना दिया, उससे आपने बीएड स्कूल कॉलेज बना दिया, उससे सैकड़ों टीचर निकले जा रहे हैं। आपने एक मंदिर बना दिया, वो कहते हैं 500 आदमी तो यहीं रोज़गार पा जाएंगे, कुछ तो भीख मांगेंगे, कुछ जो है प्रसाद बेचेंगे, कुछ जो है वो फूल मालाएँ बेचेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ वैसे करेंगे, कुछ उनका बाबा जी एक बाबा जी बन जाते हैं तो सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिल जाता है। तो ये इंडिपेंडेंट रोज़गार है। इंडिपेंडेंट रोज़गार से कभी समाज में रोज़गार ख़त्म नहीं होता, बल्कि बेरोज़गारी बढ़ती है। दूसरा है इंटरडिपेंडेंट रोज़गार जो हमारे गाँव का मॉडल था पुराने ज़माने का, जहाँ हर रोज़गार दूसरे रोज़गार पर डिपेंडेंट था। एक आदमी दूसरे पे डिपेंडेंट था, सी पे था, सी डी पे और डी पे। तो इंटरडिपेंडेंट मॉडल जहाँ भी आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे बेरोज़गारी जाएगी। इंडिपेंडेंट मॉडल जहाँ इस्तेमाल करोगे वहाँ बेरोज़गारी नहीं जाएगी। इस चीज़ को इन्होंने हिंट किया हुआ है, इन्हीं शब्दों में नहीं लिखा है लेकिन हिंट किया हुआ है, गाँव को एक समाज के रूप में देखते हुए। अब सवाल ये है कि मतलब हम जब यहाँ बैठे हैं और एक अध्ययन केंद्र बन रहा है या शोध केंद्र बन रहा है, तो कोई भी शोध केंद्र प्रोफेसर हरी सिंह के नाम बनेगा, अगर उसको आप छोटू राम से नहीं जोड़ेंगे तो शोध केंद्र का कोई मतलब होता नहीं। हमने शोध क्या करना है? प्रोफेसर हरी सिंह का शोध क्या करना है? तो यही शोध करना है कि जो उनका सारा ज़िंदगी का मिशन था, उस मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अगर आप आगे नहीं बढ़ाते तो शोध कर के पीएचडी के पोते इकट्ठे करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कोई चीज़ को आगे बढ़ाते हो तो उसका कोई फ़ायदा है केंद्र का। तो मैं इनसे पहले मेरी भी इनसे जिक्र हुआ था कि भाई आप इसका डिस्प्ले एक ऐसे रूप में करो कि ये छोटू राम म्यूज़ियम के रूप में डेवलप हो जाएगी, जहाँ की जैसे कि अभी मोहम्मद इंद्रजीत ने कहा भी कि एक आर्काइव भी उसमें डिस्प्ले हो सकता है। किसान म्यूज़ियम या छोटू राम म्यूज़ियम का कोई मतलब नहीं है। कितना बड़ा संघर्ष अभी हमने देखा, और विश्व में ऐसा संघर्ष तो मैंने तो कभी देखा नहीं है। मैंने काफ़ी किसान आंदोलन पढ़े हैं और उनका इतिहास भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा संघर्ष जो 1 साल चले और पूरी सरकार को, एक ऐसी सरकार को जिसको कि सिवाय अपनी ज़िद के और कोई चीज़ आती नहीं है, और जो बिल्कुल ही मतलब घमंडी तो नहीं, फासिस्ट सरकार है पूरी तरीके से। घमंडी क्या है? घमंड तो बहुत से लोगों में होता ही है, लेकिन कुछ लोग तो फासिस्ट घमंड है उनके अंदर, और उनकी जो विचारधारा है वो वही है जिनके बारे में छोटू राम कहते हैं कि वो दुश्मन को पहचान लो, और उस सरकार को झुका करके और ये आंदोलन ख़त्म होता है। 1 साल ये जो आंदोलन चला है जिसमें कि औरतों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, बड़ों ने और हज़ारों की संख्या में, और वो पूरा का पूरा जनता के सहयोग से चलाया गया, ऐसे नहीं वैसे नहीं चला, बिल्कुल। और पूरे के पूरे मतलब हर सीज़न में चला। एक ऐसे आंदोलन को अगर आप शोकेस ही नहीं करेगा, कौन सा जगह शोकेस करेगी? खाली उनको दूध पिला करके हमने विदा कर दिया, ये तो एक हो गया, लेकिन वो शोकेस भी तो होना चाहिए ताकि लोग उससे प्रेरणा लें। तो उसके लिए छोटू राम म्यूज़ियम जो है वो एक अच्छी जगह है, इसकी शुरुआत कर सकते हैं गुलिया जी। इनको कुछ एक टीचर्स को छांटना चाहिए, और टीचर से मेरा मतलब वो नहीं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सभी लोग, जैसे हमारे कर्नल साहब भी एक टीचर हो सकते हैं, इसके लिए रंजीत साहब भी टीचर हो सकते हैं।
शिवराज साहब टीचर हो सकते हैं, और भी यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जो कि उसके टीचर हो सकते हैं। जो यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका बीच बीच में आके इंटरेक्शन करें, चाहे 8 लोगों से 10 लोगों से इंटरेक्शन करें और उनको थोड़ा छोटू राम में और पारंगत बनाएं। तो एक तो ये लगातार ये कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप ये दोस्ती की संख्या ये मान लो कि मुझे साल भर में 100 लोगों को भी कि छोटू राम से दोस्ती करानी है, तो आप बड़ा काम कर रहे हो। आप कहोगे आई थिंक कि मैं मेरी जो वास्तव में आगे ले जा रहे हैं। और म्यूज़ियम अगर आप बनाओगे तो म्यूज़ियम को का एक लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि जो किसान आंदोलन हुआ है वो शोकेस किया जाए। आखिरकार इतना बड़ा आंदोलन हो गया और अभी भी चलता ही जा रहा है और तरह तरह के लोग बातें अपनी करते हैं, लेकिन अगर उस आंदोलन को समझना हो के लिए हमें एक जगह जाना हो कि कहाँ जा कर के हम उस आंदोलन को समझ सकते हैं, तो ऐसी कोई जगह तो है ना, कोई बनाने की बात की गई है। जाहिर है इसके लिए कुछ जो है जज्बे के साथ साथ कुछ पैसे की भी ज़रूरत होगी। तो जब भी आप इस आंदोलन को बनाने के करीब पहुँचे तो भाई मैं तो अपनी ओर से 1 लाख रुपये दूँगा। मुझे उम्मीद है कि और भी बहुत से लोग इसमें सामने आएंगे, आगे आएंगे। जैसे जैसे आप उसको फिजिकल रूप में ढालते जाएंगे वैसे वैसे आप पाएंगे कि तमाम लोग इसमें शामिल होते जाएंगे और आपको सहयोग देते जाएंगे। तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपने बड़े पुराने दोस्त प्रोफेसर हरि सिंह की याद को ताज़ा कराया और सही शब्द है आइकन का छोटू राम की स्मृति को और उनके इंस्पिरेशन को मजबूत कराया। और अक्सर ये कोशिश की जाती है, जैसे कि कर्नल साहब ने भी कहा था कि उनको एंटागोनाइज, जैसे कि मान लो नेशनल फ्रीडम की बातें कर रहे थे लोग और छोटे राम जो बातें कर रहे थे उनमें कोई बहुत बड़ा ऐसा विरोधाभास था या कोई उनमें एनिमोसिटी थी। इसमें जो लेख हैं उसमें एक लेख तो एक खंड तो है कि जहाँ उन्होंने एड्रेस किया अपने आप को किसानों से कि तुम्हारे में क्या क्या कमियाँ हैं और कैसे करोगे, और दूसरे खंड में उन्होंने एड्रेस किया है जो समस्याओं से, और समस्याओं में गांधी के प्रति उनके जो विचार हैं वो पढ़ने लायक हैं। यानी गांधी का इतना अच्छा आंकलन तो पता नहीं अच्छे गांधीवादी नहीं कर सकते जैसा कि छोटू राम ने किया हुआ है। उन्होंने उनके प्रति पूरा आदर और सब कुछ सम्मान दिखाते हुए और उन्होंने कहा कि गांधी ही वो रास्ता है जो इस देश को जागृत कर रहा है। और ये सब उन्होंने उनके उस ज़माने में रोहतक में जो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे उनका नाम था हार्टफुट बटलर, ICS अफसर थे, तो बीच में डिप्टी कलेक्टर करके चले गए। फिर वो कई डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कलेक्टर रहे, उत्तर प्रदेश के भी और पंजाब के भी, और बाद में वो गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर में वापस भी आए थे वाइसराय। चिट्ठी का आदान प्रदान होता था, वो नहीं कई चिट्ठियाँ, और उन चिट्ठियों में उन्होंने गांधी के बारे में, औरतों के बारे में, स्वराज के बारे में, आप उनके जब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको एक नई समझ आएगी कि वो क्यों। भाई आप सब जानते हैं कि उनकी शुरुआत जो है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के पदाधिकारी थे, वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के रोहतक के। और जब गांधी जी ने नौकरी छोड़ो अपना नारा दिया तो उन्होंने ये कह करके गांधी जी कांग्रेस को छोड़ दिया, और गांधी जी को भी कहा भाई हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे बच्चों को बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है और गवर्नमेंट में जब तक हम शामिल नहीं होंगे गवर्नमेंट में तब तक हम इनका भला नहीं कर सकते। तो उनकी देखने की जो दृष्टि थी वो बड़ी स्पष्ट है, उन्हें पता था कि किस रास्ते से आप भला कर सकते हो। उनको आपको उस कैटेगरी में रखना पड़ेगा जिसमें कि अम्बेडकर थे, जिसमें कि आपके जागरूक करने का काम उसी तरीके से कर रहे थे। लेकिन उनके लिए जो इंडिपेंडेंस थी या स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी वो खाली जो कोई राजनीति का कुर्सी लेने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। खाली जो है अंग्रेज़ों को भगाने की लड़ाई नहीं थी, भगत सिंह की। तो ये चीज़ें कुछ मैं रखना चाहता था। प्रेरणा लेने को बहुत कुछ है, सल्यूशन भी बहुत कुछ है, और उसमें से निकालने को बहुत कुछ है। सवाल ये कि इसकी निरंतरता को आगे बढ़ाया जाए, और मैं शुभकामनाएँ मेरी मीडिया जी के साथ हैं कि ये केंद्र जो है वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा और साथ साथ समाज को भी साथ लेकर चलता जाएगा। धन्यवाद साहब।
साहब ने एक अपनी दिली घोषणा की कि इसके अंदर